1. कोशिका की खोज किसने और कब की थी? कोशिका की खोज का श्रेय रॉबर्ट हुक को जाता है, जो एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1665 में अपनी बनाई हुई सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का उपयोग करके एक कॉर्क के टुकड़े का अवलोकन किया। उन्होंने पाया कि कॉर्क में मधुमक्खी के छत्ते जैसी छोटी छोटी खाली संरचनाएं हैं। इन छोटी छोटी कोठरियों को उन्होंने कोशिका सेल नाम दिया। हालांकि उन्होंने जो कोशिकाएं देखी वे मृत थीं, लेकिन उनकी इस खोज ने जीव विज्ञान के एक नए युग की शुरुआत की। 2. जीव विज्ञान में कोशिका को क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान में कोशिका को जीवन की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। इसका मतलब है कि सभी जीवित जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और जीवन की सभी जैविक क्रियाएं जैसे श्वसन, पाचन, प्रजनन आदि कोशिकाओं के अंदर ही होती हैं। एक कोशिकीय जीवों जैसे अमीबा में एक ही कोशिका सारे कार्य करती है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों जैसे मनुष्य में विभिन्न कार्यों के लिए विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। 3. प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं जीवों के दो मुख्य प्रकार हैं और इनके बीच कई महत्वपूर्ण अंतर हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, इनमें सुविकसित नाभिक न्यूक्लियस नहीं होता। आनुवंशिक सामग्री डीएनए कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में बिखरी रहती है, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। इनमें झिल्लीबद्ध अंगक, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी उपकरण आदि नहीं होते। इनका आकार आमतौर पर बहुत छोटा 1-10 माइक्रोमीटर होता है। इनमें कोशिका विभाजन द्विखंडन बाइनरी फिशन द्वारा होता है। उदाहरण बैक्टीरिया और आर्किया। यूकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक सेल्स, इनमें सुविकसित नाभिक होता है जो एक दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। इनमें झिल्लीबद्ध अंगक मौजूद होते हैं जो विभिन्न कार्यों को करने के लिए विशेषीकृत होते हैं। इनका आकार आमतौर पर बड़ा 10-100 माइक्रोमीटर होता है। इनमें कोशिका विभाजन माइटोसिस और मायोसिस द्वारा होता है। उदाहरण पौधे, जानवर, कवक और प्रोटिस्ट। 4. कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? कोशिका का नियंत्रण केंद्र नाभिक न्यूक्लियस को कहा जाता है। नाभिक कोशिका के सभी कार्यों और गतिविधियों को नियंत्रित करता है, जैसे कि वृद्धि, चयापचय, मेटाबॉलिज्म और प्रजनन। ऐसा इसलिए है क्योंकि नाभिक में आनुवंशिक सामग्री डीएनए होती है, जिसमें कोशिका के लिए सभी निर्देश और जानकारी मौजूद होती है। डीएनए में मौजूद इन निर्देशों का उपयोग करके ही कोशिका विभिन्न प्रकार के प्रोटीन बनाती है जो उसके कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं। 5. कोशिका भित्ति सेल वॉल किन जीवों में पाई जाती है? कोशिका भित्ति एक कठोर सुरक्षात्मक परत है जो कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है। ये मुख्य रूप से पौधों, कवक, फंगी, शैवाल, आल्गी और कुछ बैक्टीरिया में पाई जाती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका को यांत्रिक सहारा देना, उसका आकार बनाए रखना और उसे बाहरी दबाव या क्षति से बचाना है। ये जंतु कोशिकाओं में नहीं होती है। 6. कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, एक पतली लचीली परत है जो कोशिका के अंदरूनी हिस्से को बाहरी वातावरण से अलग करती है। इसका मुख्य कार्य चयनित पारगम्यता सिलेक्टिव परमेबिलिटी है। इसका मतलब ये है कि ये केवल कुछ चुनिंदा पदार्थों जैसे ऑक्सीजन, पोषक तत्व और पानी को ही कोशिका के अंदर और बाहर जाने देती है, जबकि अनावश्यक या हानिकारक पदार्थों को रोकती है। इस प्रकार यह कोशिका के आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखने में मदद करती है। 7. कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है? कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह प्रक्रिया कोशिकीय श्वसन सेल्युलर रेस्पिरेशन कहलाती है। इस प्रक्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज जैसे पोषक तत्वों को तोड़कर एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट नामक ऊर्जा अणु बनाते हैं। ये एटीपी अणु ही कोशिका की सभी जैविक क्रियाओं को संचालित करते हैं। 8. माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह कोशिका के लिए आवश्यक अधिकांश ऊर्जा एटीपी के रूप में का उत्पादन करता है। 9. राइबोसोम का कार्य क्या है? राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस है। ये कोशिका के अंदर प्रोटीन बनाने वाली मशीनरी की तरह काम करते हैं। नाभिक से आने वाले आनुवंशिक संदेश एमआरएनए के आधार पर राइबोसोम अमीनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन की लंबी श्रृंखलाएं बनाते हैं। ये प्रोटीन कोशिका की संरचना, एंजाइम और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं। 10. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर के प्रकार कौन कौन से हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर एक झिल्लीदार अंगक है जो 2 प्रकार का होता है। एक खुरदुरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम -RER। इसकी बाहरी सतह पर राइबोसोम लगे होते हैं जिसके कारण ये खुरदुरा दिखाई देता है। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण और प्रोटीन का संशोधन करना है। ये उन प्रोटीनों को बनाने में मदद करता है जो कोशिका के बाहर भेजे जाने हैं या अन्य अंगकों में उपयोग होने हैं।
2. चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम (SER), इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं होते। इसका मुख्य कार्य वसा, लिपिड और स्टेरॉयड का संश्लेषण करना है। ये कैल्शियम आयनों का भंडारण भी करता है और कुछ हानिकारक पदार्थों को विषय रहित डिटॉक्सिफिकेशन करने में मदद करता है। 11. गोल्जी तंत्र का कार्य क्या है? गोल्जी तंत्र, गोल्जी अपैरेटस को कोशिका का डाकघर कहा जा सकता है। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन और लिपिड को छांटना, सॉर्टिंग, संशोधित करना, मॉडिफाइंग और पैक करना, पैकेजिंग है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्राप्त पदार्थों को लेता है, उन्हें उनकी मंजिल के अनुसार वर्गीकृत करता है और फिर उन्हें छोटी छोटी थैलियों, वेसिकल्स में पैक करके कोशिका के अंदर या बाहर भेज देता है। 12. लाइसोसोम को कोशिका का क्या कहा जाता है? लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग कहा जाता है। इनमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं जो कोशिका के पुराने या क्षतिग्रस्त हिस्सों, बैक्टीरिया और अन्य अनावश्यक पदार्थों को पचा सकते हैं। यदि लाइसोसोम फट जाते हैं तो ये एंजाइम पूरी कोशिका को पचा सकते हैं, जिससे कोशिका की मृत्यु हो जाती है। 13. प्लास्टिड क्या है और इसके प्रकार कौन से हैं? प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं और शैवाल में पाए जाने वाले अंगक हैं। इनका मुख्य कार्य भोजन का निर्माण और भंडारण करना है। प्लास्टिड 3 मुख्य प्रकार के होते हैं। 1. क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट्स, इनमें क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक होता है। इनका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण करना है। 2. क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट्स, इनमें लाल, नारंगी और पीले जैसे रंगीन वर्णक होते हैं। ये फूलों और फलों को रंग प्रदान करते हैं, जिससे परागण और बीज फैलाव में मदद मिलती है। 3. ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट्स, ये रंगहीन होते हैं और इनका मुख्य कार्य भोजन का भंडारण करना है, जैसे स्टार्च, तेल और प्रोटीन। 14. क्लोरोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या है? क्लोरोप्लास्ट का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस है। इस प्रक्रिया में ये सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज, भोजन और ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं। क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने में मदद करता है। 15. कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म क्या है? कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली के अंदर लेकिन नाभिक के बाहर पाया जाने वाला एक जेली जैसा पदार्थ है। इसमें पानी, नमक और विभिन्न जैविक अणु होते हैं। कोशिका के सभी अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसी कोशिका द्रव्य में निलंबित सस्पेंडेड रहते हैं। कोशिका की कई महत्वपूर्ण चयापचय क्रियाएं भी इसी में होती हैं। 16. कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका के अंदर राइबोसोम्स में प्रोटीन संश्लेषण होता है। ये या तो कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह से जुड़े होते हैं। 17. न्यूक्लियस की संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं? न्यूक्लियस की संरचना के मुख्य भाग हैं न्यूक्लियर एनवेलप, यह एक दोहरी झिल्ली है जो नाभिक को कोशिका द्रव्य से अलग करती है। न्यूक्लियर पोर्स, ये एनवेलप में मौजूद छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो नाभिक और कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों जैसे आरएनए के आवागमन को नियंत्रित करते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म, नाभिक के अंदर का तरल पदार्थ जिसमें क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस होते हैं। क्रोमेटिन, ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ एक जटिल जाल है। कोशिका विभाजन के समय यही क्रोमोसोम बनाता है। न्यूक्लियोलस, नाभिक के अंदर एक छोटा घना पिंड जो राइबोसोम के निर्माण का केंद्र है। 18. क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? क्रोमोसोम्स मुख्य रूप से डीएनए और हिस्टोन नामक प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए एक लंबा अणु होता है जो हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर लिपटा रहता है, जिससे एक घनी संरचना बनती है। यही संरचना आनुवंशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती है। 19. कोशिका विभाजन के प्रकार कौन से हैं? कोशिका विभाजन के 2 मुख्य प्रकार हैं। 1. माइटोसिस, ये शरीर की कोशिकाओं सोमैटिक सेल्स में होने वाला विभाजन है। इसमें एक जनक कोशिका से 2 बिल्कुल समान पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। ये वृद्धि, मरम्मत और घाव भरने के लिए महत्वपूर्ण है। 2. मायोसिस, यह केवल प्रजनन कोशिकाओं गीमीट्स के निर्माण के लिए होता है। इसमें एक जनक कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। यह आनुवंशिक भिन्नता जेनेटिक वेरिएशन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। 20. माइटोसिस और मियोसिस में क्या अंतर है? विशेषता: माइटोसिस, मायोसिस। कोशिका प्रकार: शरीर की कोशिकाओं में प्रजनन कोशिकाओं, जर्म कोशिकाएं में पुत्री कोशिकाएं, 2 समान पुत्री कोशिकाएं, 4 आनुवंशिक रूप से भिन्न पुत्री कोशिकाएं। गुणसूत्र संख्या: जनक कोशिका के समान 2n, जनक कोशिका की आधी n। चरणों की संख्या: एक ही विभाजन चक्र, 2 विभाजन चक्र, मियोसिस I और मियोसिस II। उद्देश्य: वृद्धि, मरम्मत, अलैंगिक प्रजनन। युग्मकों का निर्माण, आनुवंशिक भिन्नता।
21 पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है? विशेषता: पादप कोशिका प्लांट सेल, जंतु कोशिका एनिमल सेल। कोशिका भित्ति: उपस्थित सेल्यूलोज से बनी, अनुपस्थित क्लोरोप्लास्ट, उपस्थित प्रकाश संश्लेषण के लिए, अनुपस्थित रिक्तिका वैक्यूल बड़ी और केंद्रीय रिक्तिका टर्गर दबाव के लिए, छोटी अस्थायी या अनुपस्थित आकार निश्चित और आयताकार, अनियमित या गोलाकार, सेंट्रियोल अनुपस्थित आमतौर पर, उपस्थित। 22 कोशिका का आकार और आकारिकी किस पर निर्भर करती है? कोशिका का आकार और आकारिकी शेप एंड मॉर्फोलॉजी मुख्य रूप से उसके कार्य फंक्शन पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिकाएं लंबी और शाखाओं वाली होती हैं ताकि वे शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक संकेतों को जल्दी से पहुंचा सकें। लाल रक्त कोशिकाएं गोल और द्विअवतल होती हैं ताकि वे ऑक्सीजन को कुशलतापूर्वक ले जा सकें और संकरी केशिकाओं से गुजर सकें। पेशी कोशिकाएं लंबी और संकुचित होने वाली होती हैं ताकि वे गति प्रदान कर सकें। 23 कोशिका में एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? कोशिका में एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन कुछ मात्रा में यह ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के दौरान कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में भी बनता है। 24 कोशिका में आनुवंशिक सूचना कहाँ संग्रहित होती है? कोशिका में आनुवंशिक सूचना डीएनए में संग्रहित होती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये डीएनए मुख्य रूप से नाभिक न्यूक्लियस में क्रोमोसोम के रूप में होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये कोशिका द्रव्य में न्यूक्लियोइड में होता है। 25 कोशिका झिल्ली की संरचना किस मॉडल द्वारा समझाई जाती है? कोशिका झिल्ली की संरचना को सबसे अच्छी तरह से तरल मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल द्वारा समझाया जाता है। इस मॉडल को सिंगर और निकोलसन ने 1972 में प्रस्तावित किया था। ये मॉडल बताता है कि कोशिका झिल्ली एक द्विस्तरीय लिपिड परत, लिपिड बिलेयर है, जिसमें प्रोटीन तैरते रहते हैं, जैसे कि एक तरल सागर में बर्फ के टुकड़े तैर रहे हों। यह मॉडल झिल्ली की लचीलापन और कार्यात्मक विविधता को अच्छी तरह से समझाता है। 26 साइटोस्केलेटन क्या है और इसका कार्य क्या है? साइटोस्केलेटन कोशिका के अंदर प्रोटीन तंतुओं फिलामेंट्स का एक जटिल और गतिशील जाल है। इसके मुख्य कार्य हैं कोशिका को आकार देना और सहारा प्रदान करना, कोशिका के अंदर अंगकों की गति में मदद करना, कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम को अलग करने में मदद करना, कोशिका की समग्र गति में योगदान देना, जैसे कशाभिका और पक्षमाभिका में। 27 सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल का कार्य क्या है? सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल का कार्य कोशिका विभाजन से संबंधित है। सेंट्रोसोम, जो 2 सेंट्रियोल से बना होता है, सूक्ष्म नलिकाओं माइक्रोट्यूब्यूल्स को व्यवस्थित करने में मदद करता है। कोशिका विभाजन के दौरान सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं, जो क्रोमोसोम को खींचकर 2 अलग-अलग पुत्री कोशिकाओं में बांटने का काम करते हैं। ये अंगक मुख्य रूप से जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। 28 कोशिका में पेरोक्सिसोम का क्या कार्य है? पेरोक्सिजम्स छोटे झिल्लीबद्ध अंगक हैं जिनमें एंजाइम होते हैं। इनका मुख्य कार्य कोशिका में होने वाली कुछ चयापचय क्रियाओं से उत्पन्न होने वाले विषाक्त पदार्थों टॉक्सिक सब्सटेंसेस को तोड़ना है। विशेष रूप से ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 जैसे हानिकारक पदार्थों को पानी और ऑक्सीजन में तोड़कर कोशिका को सुरक्षित रखते हैं। 29 वैक्यूल का कार्य क्या है? वैक्यूल एक झिल्लीबद्ध थैली है जिसका मुख्य कार्य पानी, पोषक तत्वों, आयनों और अपशिष्ट उत्पादों का भंडारण करना है। पादप कोशिकाओं में एक बहुत बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है जो कोशिका के 90% से अधिक आयतन को घेर सकती है। ये कोशिका के टर्गर दबाव, टर्गर प्रेशर को बनाए रखने में भी मदद करती है, जिससे पौधों को कठोरता मिलती है। 30 कोशिका में लिपिड का निर्माण कहाँ होता है? कोशिका में लिपिड वसा का निर्माण मुख्य रूप से चिकने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ ईआर में होता है। यह कोलेस्ट्रॉल और अन्य स्टेरॉयड हार्मोन जैसे लिपिड के संश्लेषण के लिए भी जिम्मेदार है। 31 प्रोकैरियोट्स में डीएनए कहाँ पाया जाता है? प्रोकैरियोट्स में डीएनए एक गोलाकार गुणसूत्र क्रोमोसोम के रूप में कोशिका द्रव्य में एक विशिष्ट क्षेत्र में पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। इसमें नाभिक की तरह कोई झिल्ली नहीं होती। इसके अलावा कुछ प्रोकैरियोट्स में छोटे अतिरिक्त डीएनए अणु भी होते हैं, जिन्हें प्लाज्मिड्स कहते हैं। 32 राइबोसोम को किस प्रकार की कोशिकाएं धारण करती हैं? राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये उनकी सार्वभौमिकता को दर्शाता है कि प्रोटीन संश्लेषण सभी जीवित जीवों के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया है। 33 कोशिका में आरएनए के प्रकार कौन कौन से हैं? कोशिका में आरएनए के 3 मुख्य प्रकार हैं। 1 मैसेंजर आरएनए mRNA, ये नाभिक में डीएनए से आनुवंशिक जानकारी की एक प्रतिलिपि लेकर राइबोसोम तक पहुंचाता है। 2 राइबोसोमल आरएनए rRNA,
ये राइबोसोम की संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और प्रोटीन संश्लेषण के दौरान एंजाइमैटिक क्रिया करता है। 3. ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए ये अमीनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाता है ताकि उन्हें प्रोटीन श्रृंखला में जोड़ा जा सके। 34. न्यूक्लियोलस का मुख्य कार्य क्या है? न्यूक्लियोलस का मुख्य कार्य राइबोसोमल आरएनए आरआरएनए का संश्लेषण और राइबोसोम के उप इकाइयों सब यूनिट्स का निर्माण है। ये उप इकाइयां बाद में नाभिक से बाहर निकलकर कोशिका द्रव्य में पूर्ण राइबोसोम बनाती हैं। 35. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से अंगक शामिल हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम उन सभी झिल्लीबद्ध अंगकों का समूह है जो एक साथ मिलकर प्रोटीन और लिपिड के निर्माण, संशोधन और परिवहन का काम करते हैं। इसमें शामिल अंगक हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर, गोल्जी तंत्र, लाइसोसोम, वैक्यूल, कोशिका झिल्ली। ये सभी अंगक एक समन्वित तरीके से काम करते हैं जिससे कोशिका की आंतरिक कार्यप्रणाली सुचारू रूप से चलती है। 36. कोशिका में एंजाइम का निर्माण कहाँ होता है? एंजाइम, जो कि एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, का निर्माण राइबोसोम में होता है। 37. साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में क्या अंतर है? साइटोप्लाज्म ये कोशिका झिल्ली के अंदर लेकिन नाभिक के बाहर का भाग है। इसमें साइटोसॉल, तरल भाग और सभी अंगक शामिल होते हैं। प्रोटोप्लाज्म ये कोशिका झिल्ली के अंदर का संपूर्ण जीवित पदार्थ है जिसमें नाभिक और साइटोप्लाज्म दोनों शामिल होते हैं। यह शब्द कोशिका के कुल जीवित पदार्थ को संदर्भित करता है। 38. कोशिका में पादप हार्मोन कहाँ निर्मित होते हैं? पादप हार्मोन, फाइटोहार्मोन पौधे के विभिन्न हिस्सों में निर्मित होते हैं। उनका निर्माण विशिष्ट कोशिकाओं में होता है जो अक्सर पौधे के उन हिस्सों में पाए जाते हैं जहां वृद्धि सक्रिय होती है, जैसे शिखर, एपिकल मेरिस्टेम्स, जड़ों के सिरे, युवा पत्तियां और फल। 39. कोशिका में कर्णिका न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? कोशिका में कर्णिका, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं, नाभिक के अंदर का तरल पदार्थ है। ये नाभिक के अंदर एक मैट्रिक्स के रूप में कार्य करता है और इसमें एंजाइम, न्यूक्लियोटाइड और क्रोमैटिन जैसे पदार्थ होते हैं। 40. कोशिका का आकार बनाए रखने में कौन सहायक होता है? कोशिका का आकार बनाए रखने में मुख्य रूप से 2 चीजें सहायक होती हैं। 1. कोशिका भित्ति, पादप कोशिकाओं, कवक और कुछ बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति एक कठोर बाहरी परत के रूप में काम करती है जो कोशिका को एक निश्चित आकार देती है। 2. साइटोस्केलेटन, जंतु कोशिकाओं और अन्य यूकैरियोटिक कोशिकाओं में साइटोस्केलेटन प्रोटीन तंतुओं का एक आंतरिक ढांचा है जो कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है और उसके आकार को बनाए रखता है। 41. कोशिका झिल्ली की पारगम्यता कितनी प्रकार की होती है? कोशिका झिल्ली की पारगम्यता, परमिबिलिटी, मुख्य रूप से अर्धपारगम्य, सेमी परमिबल या चयनित पारगम्य, सिलेक्टिवली परमिबल होती है। इसका मतलब है कि यह कुछ छोटे अणुओं जैसे पानी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को स्वतंत्र रूप से गुजरने देती है, लेकिन बड़े अणुओं जैसे ग्लूकोज, प्रोटीन के लिए विशिष्ट चैनलों और परिवहन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 42. पादप कोशिका में पाए जाने वाले प्लास्टिड के प्रकार क्या हैं? पादप कोशिका में पाए जाने वाले प्लास्टिड के 3 मुख्य प्रकार हैं जैसा कि पहले बताया गया है। 1. क्लोरोप्लास्ट, प्रकाश संश्लेषण के लिए। 2. क्रोमोप्लास्ट, फूलों और फलों को रंग देने के लिए। 3. ल्यूकोप्लास्ट, स्टार्च, लिपिड और प्रोटीन के भंडारण के लिए। 43. कोशिका में स्रवण प्रक्रिया कौन करता है? कोशिका में स्रवण सिक्रीशन की प्रक्रिया मुख्य रूप से गोल्जी तंत्र द्वारा की जाती है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले पदार्थों को पैक करता है, उन्हें थैलियों वेसिकल्स में बंद करता है और फिर उन थैलियों को कोशिका झिल्ली तक भेजता है जहां से वे कोशिका के बाहर स्रावित हो जाते हैं। 44. माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए क्यों होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होने के पीछे एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कभी स्वतंत्र प्रोकैरियोटिक जीव थे जिन्हें बाद में एक बड़ी यूकैरियोटिक कोशिका ने अपने अंदर समाहित कर लिया। समय के साथ इन जीवों ने कोशिका के साथ सहजीवी संबंध स्थापित कर लिया और अपने अधिकांश जीनोम्स को नाभिक में स्थानांतरित कर दिया, लेकिन कुछ डीएनए अपने पास बनाए रखा। 45. कोशिका में सूक्ष्म नलिकाएं माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करती हैं? सूक्ष्म नलिकाएं साइटोस्केलेटन का हिस्सा हैं और ये प्रोटीन ट्यूबुलिन से बनी होती हैं। इनके मुख्य कार्य हैं कोशिका को आकार और संरचनात्मक सहारा देना, कोशिका के अंदर अंगकों के परिवहन के लिए रास्ते बनाना, कोशिका विभाजन के दौरान स्पिंडल फाइबर बनाना और क्रोमोसोम को अलग करना, पक्षमाभिका सिलिया और कशाभिका फ्लजेल्ला की गति में मदद करना। 46. प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा पादप कोशिकाओं में मौजूद छोटे झिल्लीबद्ध चैनल हैं जो 2 पड़ोसी कोशिकाओं की कोशिका भित्ति से होकर गुजरते हैं। ये चैनल एक कोशिका के साइटोप्लाज्म को दूसरी कोशिका के साइटोप्लाज्म से जोड़ते हैं, जिससे पानी, पोषक तत्व और संकेतों के अणुओं का सीधा आदान प्रदान संभव होता है। ये पादप कोशिकाओं के बीच संचार और समन्वय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
47। कोशिका में एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में क्या अंतर है? एंडोसाइटोसिस ये वो प्रक्रिया है जिसमें कोशिका झिल्ली को मोड़कर बाहर से बड़े अणुओं या कणों को कोशिका के अंदर लिया जाता है। ये 3 प्रकार का होता है: फागोसाइटोसिस ठोस कणों को लेना, पिनोसाइटोसिस तरल पदार्थों को लेना, और रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस ये वो प्रक्रिया है जिसमें कोशिका के अंदर बने पदार्थों को, जैसे प्रोटीन या हार्मोन, छोटी छोटी थैलियों में पैक करके कोशिका झिल्ली तक ले जाया जाता है और फिर उन्हें कोशिका के बाहर स्रावित कर दिया जाता है। 48। कोशिका में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण पादप कोशिकाओं और शैवाल में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट में होता है। 49। पादप कोशिका में भोजन का भंडारण कहाँ होता है? पादप कोशिका में भोजन का भंडारण विभिन्न रूपों में होता है, लेकिन मुख्य रूप से स्टार्च के रूप में ल्यूकोप्लास्ट में होता है। इसके अलावा कुछ कोशिकाएं तेल या प्रोटीन को भी वैक्यूल में संग्रहीत करती हैं। 50। कोशिका में जल संतुलन कैसे नियंत्रित होता है? कोशिका में जल संतुलन मुख्य रूप से परासरण ऑस्मोसिस नामक प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित होता है, जो कोशिका झिल्ली की अर्ध पारगम्यता पर निर्भर करती है। जल हमेशा अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाता है। जंतु कोशिकाएं ये परासरण के प्रति संवेदनशील होती हैं। यदि वे बहुत अधिक पानी सोख लेती हैं तो वे फट सकती हैं, और यदि वे पानी खो देती हैं तो वे सिकुड़ सकती हैं। पादप कोशिकाएं, इनमें कोशिका भित्ति होती है जो उन्हें फटने से रोकती है। वैक्यूल पानी का भंडारण करता है और टर्गर दबाव को बनाए रखता है, जिससे कोशिकाएं कठोर रहती हैं। यदि पानी की कमी हो जाती है तो टर्गर दबाव कम हो जाता है, जिससे पौधा मुरझा जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये विस्तृत उत्तर आपकी सहायता करेगा।